एक औरत भाग रही है। रात का अंधेरा, जंगल इतना गहरा कि चांद भी रास्ता भूल जाए। पैर में कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन वो रुकी नहीं। हाथ से खून टपक रहा है। नहीं, हाथ से नहीं, हाथ तो है ही नहीं। दाएं बाजू का गुट्टा, वहां से नीचे सिर्फ खून में भीगा हुआ बैंडेज है। किसी ने हाथ काट दिया है। पीछे उस जंगल में एक बस्ती है, लकड़ी के घर, एक आग जल रही है और उस आग के पास एक आदमी खड़ा है जिसकी आंखों में ना पछतावा है ना डर है। और वो आदमी इसी औरत का पति है। उसने खुद अपनी बीवी का हाथ कुल्हाड़ी से काटा है। और इससे भी अजीब बात, बाकी सब लोग जो उस बस्ती में हैं वो सब चुपचाप खड़े हैं, देख रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने रोका नहीं, किसी ने चीखा नहीं, किसी ने पुलिस नहीं बुलाई, क्योंकि उन सब के लिए वो आदमी भगवान था। नमस्कार, मैं हूं कुमार और क्राइम की कहानी में आपका तहे दिल से स्वागत। और आज की कहानी है कनाडा की उन अंधेरी सड़कों की जहां एक इंसान ने अपने आप को भगवान घोषित किया और उन लोगों ने मान भी लिया। यह है कहानी चींटियों के टीले की, यानी एंट हिल किड्स की। लेकिन इसे समझने के लिए हम पहले एक बिल्कुल अलग इंसान से मिलते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने मौत को 3 बार थप्पड़ मारा और मौत ने हाथ जोड़ लिए। मगर जब इस इंसान ने इस कल्ट की सच्ची कहानी सुनी तो उसके भी हाथ कांप गए। पहला गवाह, गॉर्डन मंटेलो। अगर आप किसी से पूछें कि दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस क्या हो सकता है तो ज्यादातर लोग कहेंगे जंग, गोली, बॉम्ब या मौत का सामना करना। गॉर्डन मंटेलो ने ये सब झेला था। 1952 कोरियन वॉर, 20 साल का जवान फौजी 6 लोगों की टीम के साथ एक मिशन पे था। एक रात अंधेरा ऐसा कि अपनी खुद की उंगली नहीं दिख रही थी। ये लड़ाई हो रही थी चाइनीज के साथ। चाइनीज फौज ने हमला कर दिया और गॉर्डन की टीम बिखर गई। उसके साथ ही पीछे भागे। गॉर्डन अकेला रह गया। अब सोचिए, 20 साल का लड़का, रात का अंधेरा, चारों तरफ दुश्मन, ना गोली है ना छुपने की जगह। क्या करोगे? गॉर्डन ने एक दांव खेला, मुंह के बल लेट गया जमीन पर और मुर्दा होने का नाटक करने लगा। सांस रोक ली, जिस्म अकड़ा लिया और 1 इंच नहीं हिले। चाइनीज सिपाही आए, बूट्स की आवाज गिली मिट्टी पे खच 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 खच, और गॉर्डन की धड़कनें इतनी तेज थी कि लगता था कि दुश्मन ये भी सुन लेगा। चाइनीज सोल्जर्स ने बंदूक से उसको पीटा और बंदूक के आगे जो चाकू होता है उसके पीठ पे घुसाया, ये कंफर्म करने के लिए कि ये मर गया है। फिर ये कंफर्म करने के लिए कि ये मर गया है, एक ग्रेनेड गॉर्डन की बाहीं टांग के पास रख दिया। पिन निकाली और भाग खड़े हुए। और गॉर्डन का शरीर हवा में उछल के दूर जा गिरा। मगर गॉर्डन फिर भी जिंदा निकले। चाइनीज सोल्जर से एक टेक्निकल गलती हो गई। ग्रेनेड को टांग के पैरेलल यानी साइडवेज में रखना था, उन्होंने सीधा रख दिया। इसी वजह से जो असली जानलेवा हिस्सा होता है ग्रेनेड का, जिससे छर्रे निकलते हैं, वो दूसरी तरफ से निकला। गॉर्डन की टांग में सिर्फ बेस प्लग और स्ट्राइकर रोड घुसी। बड़े शार्पनेल से बच गए। चाइनीज फिर आए, लात मारी और समझे कि मर गया है और उसको वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन गॉर्डन फिर भी जिंदा थे, उन्हें बचा लिया गया। प्रेस ने उन्हें एक नाम दिया, द मैन चाइनीज कुड नॉट किल। अब यही सोचोगे ना कि ये इनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल रहा होगा, जंग, मौत, पर नहीं। गॉर्डन के खुद के शब्दों में सबसे ज्यादा जिस चीज ने उसे तोड़ा वो एक औरत की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसने उसके अंदर का वो फौजी भी हिला दिया जो चाइनीज ग्रेनेड नहीं हिला सके। वो औरत जिसकी आंखों में कुछ छुपा था। 1989 गॉर्डन अब फौजी नहीं रहे। रिटायर होके वो समाज सेवा में लग गए। ओंटारियो के अरेलिया शहर में वो सोशल वर्क करने लगे। जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करने लगे। जो भटके हुए हैं उन इंसानों को रास्ता दिखाने लगे। और फिर 11 अगस्त को रोज की तरह पे फोन से ऑफिस को कॉल लगाया और पूछा, क्या कोई काम है, कोई नया केस आया है? आगे से जवाब आया, हाँ, एक औरत। कौन? गिजेल ट्रेम्पली। ये नाम याद रखना। शहर में नहीं आई है, बिल्कुल अकेली, और खाने तक को कुछ नहीं है। गॉर्डन एड्रेस लेकर उनके पास गए सीधा। मकान मालकी ने दरवाज़ा खोला और शुरू हो गई गिजेल की शिकायतें करनी कि ये औरत तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, अंग्रेज़ी का ABCD भी नहीं आता। गिजेल नीचे आई और उसे देखकर गॉर्डन थितक गए। 38 साल की, पतली दुबली, घुंघराले भूरे बाल, बादामी आंखें, चेहरे पे सुंदरता थी, मगर उसी सुंदरता के नीचे एक ऐसी दहशत दबा के रखी थी
जैसे सालों का डर एक ही पल में आंखों से बाहर आना चाहता हो, मगर जुबान नहीं खुल रही। गॉर्डन ने हल्की फुल्की फ्रेंच में उससे बात की। कनाडा में फ्रेंच बोली जाती है, खासकर क्यूबेक वगैरह में। गिजेल बोली कि वो अकेली है, कोई बच्चा नहीं है, पहले एक रिश्तेदार की बेकरी में काम करती थी, अब कुछ नहीं करती। गॉर्डन ने कहा कि एक दिन में सरकार से $150 का चेक मैं दिलवा दूंगा। दफ्तर गए चेक लेने, तो वहां कंप्यूटर ऑपरेटर ने बोला कि इसके नाम से तो पहले से ही चेक जा रहा है, मतलब ये औरत पहले से ही सरकारी मदद ले रही है, और आपसे बोला कि इसके पास कुछ नहीं है। ये भोली भाली दिखने वाली लड़की झूठ बोल रही थी, और सवाल ये था क्यों। अगले दिन गॉर्डन ने सीधा टेस्ट लिया। पहले कॉफी पिलाई, सिगरेट खरीद के दिया, माहौल हल्का हुल्का किया और सीधा पूछा, गिजेल तुम पहले से वेलफेयर पे हो ना? एक पल की भी झिझक नहीं करी उसने और सीधा बोल दिया कि हाँ, और फिर एक कहानी सुनाई। शेल्टर होम में थी, एक घर में सफाई का काम मिला था, तो घर की मालकिन उसे शक करती थी और उसे जलती थी। उसे डर था कि उसके हस्बैंड को वो पटा लेगी, तो भाग के ओरेली आ गई और गॉर्डन ने मान लिया। लेकिन ये आधी कहानी थी, बाकी हिस्सा एक तूफान था, और वो तूफान गिजेल के सीने में बंद था जब जमीन खिसकी। कुछ हफ्तों के बाद एक एनजीओ की तरफ से गॉर्डन को अर्जेंट मैसेज आया। उसे बताया गया कि गिजेल ट्रेम्बले पूरे कनाडा में ढूंढी जा रही है। वो एक ऐसे ग्रुप से जुड़ी है जिसे लोग कल्ट कहते हैं, और जिस आदमी को पुलिस ढूंढ रही है, जिसने अभी अभी एक औरत का हाथ कुल्हाड़ी से काट दिया है, गिजेल उसकी बीवी है। गॉर्डन का दिमाग घूम गया, तुरंत पुलिस को खबर दी, मगर गिजेल की हेल्प करनी नहीं छोड़ी, क्योंकि गॉर्डन का अपना भी डर था। 28 साल फौज को दिए, रिटायर हुए तो काम नहीं मिला तो डिप्रेशन में चले गए, कार वॉश किया और तमाम काम किए। इतने स्ट्रेस में उसकी शादी भी टूट गई। तो वो समझते थे कि लाचार होना कैसा लग सकता है। 11 घंटे का सच। गॉर्डन ने धीरे धीरे गिजेल का भरोसा जीता, फैक्ट्री में काम लगवाया, पुराना सेकंड हैंड बिस्तर खरीद के दिया। 38 साल की उम्र में पहली दफा उसके पास अपना खुद का पलंग था। वक्त के साथ गिजेल ने थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट किया। क्यूबेक में एक आदमी मिला था, नाम रॉक थरियोल्ड। ये नाम याद रखिएगा। पहले अच्छा लगा, लेकिन बाद में हैवान निकला। आज भी सपने आते हैं कि वो बंदूक और चाकू लिए जंगल में पीछा कर रहा है। और फिर आया थैंक्सगिविंग का दिन। गिजेल ने गॉर्डन को घर बुलाया और बोली, आज तुम्हें सब बताऊंगी मैं। गॉर्डन KFC चिकन का बकेट लेकर आया, शराब की बोतल ली और बातें शुरू हुई, और गिजेल ने बोलना शुरू किया। पॉल कैला और रॉस लेवर अपनी किताब सैवेज मसाया में लिखते हैं कि गिजेल ने बिना किसी जज्बात के मशीन की तरह अपनी जिंदगी का एक एक हिस्सा खोल के रख दिया। दोपहर को शुरू किया और रात को 11 बजे तक रुकी नहीं। 11 घंटे एक औरत ने अपनी पूरी जिंदगी का हर अंधेरा कोना खोल के रख दिया, हर दर्द, हर चीख, हर वो रात जो उसने जंगल में बिताई। और ये सब सुनने के बाद गार्डन की हालत कुछ ऐसी थी कि वो घर जाके सो भी नहीं पाया। हाईवे पे गाड़ी चलाते टाइम दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि ये सब कैसे हुआ और किसी ने क्यों नहीं रोका। वो आदमी जिसने भगवान होने का नाटक किया। गिजेल ने जो कहानी सुनाई उसके बीचों बीच एक आदमी था, रॉक थरियोल्ड। इस आदमी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो लोग जिन्होंने इसे अपना भगवान माना वो थे कौन और उससे मिले कैसे, और उन सब में वो क्या चीज थी जो थरियोल्ड ने ढूंढी और अपने फायदे के लिए यूज की। तो जवाब है टूटे हुए लोग, अंदर से टूटे हुए लोग जिनको दुनिया ने ठुकराया था। गिजेल, जिसे माँ ने अपने घर से 17 साल की उम्र में घर से निकाल दिया। फ्रांसिस लफमे ड्रग्स की गुलाम थी। गेवीर दिमागी तौर से कमजोर था, और हर एक इंसान जो थरियोल्ड के पास आया अंदर से टूटा हुआ था, और थरियोल्ड को ये टूट दिखाई देती थी जैसे किसी शिकारी को जख्मी जानवर की लाचार चाल दिखाई देती हो। वो कहता कि तुम खास हो, दुनिया तुम्हें नहीं समझती, मैं तुम्हें समझता हूँ, मेरे साथ आओ। पहले प्यार दिखाओ, फिर डर दिखाओ, फिर अलग करो सबसे, फिर कंट्रोल में ले लो, और ये है कल्ट का फॉर्मूला। लेकिन ये आदमी ऐसा कैसे बना? क्या ये पैदा होते ही शैतान था या जिंदगी ने बनाया? 2 कहानियां, एक बचपन। थरियोल्ड के बचपन की 2 बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक उसने खुद सुनाई और दूसरी उसके घर वालों ने। दोनों एक दूसरे को काटती हैं। थरियोल्ड की अपनी जुबानी उसकी एक बीवी फ्रांसिन लफमे ने अपनी किताब में लिखा है कि थरियोल्ड की बचपन से ही कमाल की याददाश्त थी। बहुत छोटी उम्र की बातें उसे याद थी। थरियोल्ड का दावा था कि वो बचपन से ही कुपोषण का शिकार था, पेट की तकलीफ थी, सुनसान जंगल में रहता था और किसी को उसकी परवाह नहीं थी।
ठंडी अंधेरी कोठरी में सुलाया जाता था, पर यह सब उसने खुद बताया। परिवार इनकार करते हैं इस बात को। फ्रांसीन ने घटना लिखी थी कि पिता ने थेरियोल्ड को जमीन पे दे मारा, मुक्के मारे, बाल से पकड़ के दीवार को धक्का दिया, सीढ़ियों से फेंका और बोला कि काश मर जाए कुत्ते का पिल्ला। ये थेरियोल्ड का बयान था, कोई और गवाह नहीं था इस बात को लेके। लेकिन जो बात सच है वो ये है कि थेरियोल्ड के पिता का कहना था कि उसे कभी भी नहीं पीटा गया था। हाँ, गलती पर उसे पनिशमेंट मिलती थी, मगर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक और बात, फ्रांसीन लिखती हैं कि थेरियोल्ड ने बचपन में कभी शीशा नहीं देखा था। एक रोज साफ पानी में चेहरा दिखा तो वो हैरान हो गया, लगा पानी के अंदर एक और बच्चा है। फिर वो कपड़े उतार के पेड़ पे चढ़ता और पानी में छलांग लगाता ताकि समझे कि शरीर कैसे काम करता है। और एक सबसे दर्दनाक डिटेल, एक सूअर का बच्चा उसका इकलौता दोस्त था। एक दिन उसके अपने पिता ने उस सूअर को काटा और फिर थेरियोल्ड को गोश्त साफ करने के लिए दे दिया, उसकी आंतें निकालने को, और फिर उसे पकाकर उसे खिलाया भी। अब दूसरा पहलू सुनिए। दो जर्नलिस्ट पॉल केला और रॉस लेवर अपनी किताब सैवेज मसाया में लिखते हैं कि ये सब कहानियां थेरियोल्ड की खुद की बनाई हुई हैं। उसकी एक टीचर ने बताया कि पढ़ाई में वो ठीक ठाक था, दबा शबा रहता था, कपड़े साफ होते थे, मतलब घर वाले उसका ध्यान रखते थे। अब एक और रूमर बताता हूँ मैं आपको कि थेरियोल्ड पड़ोसियों को जाकर कहता था कि उसकी जो बहन जब मरी तो उसके पिता ने उसकी लाश 10 महीने तक घर पे रखी। ये बात इतनी बेतुकी, इतनी पागल थी कि पिता को थाने में शिकायत करनी पड़ी। असलियत ये थी कि थेरियोल्ड बचपन से ही तरस खींचने वाले, झूठी बात का पहाड़ बनाते थे। झूठी कहानियां बना के लोगों की हमदर्दी लूटना उसकी आदत थी। 1983 में उसने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। कहाँ लिखी थी वो आएगा। आत्मकथा का नाम था लफेयर मोसेस। 153 पन्नों की ये, जिसमें 1.5 पन्ने उसने अपने बचपन को दिए और उसके घर वालों के मुताबिक सब के सब झूठ। पूल से जंगल तक। तो सबसे पहले उनकी शादी एक डांसर फ्रांसीन ग्रेनियर से हुई। कहाँ पर हुई? मॉन्ट्रियल में। उसके बाद वो शिफ्ट होते हैं कहाँ? थेडफोर्ड माइंस में। वहां पे अपना पूल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नाम रखते हैं रॉयल बिलियर्ड। मगर ये जो बिजनेस था, यहाँ पर होती थी लोगों की भर्ती। किन लोगों की भर्ती? बेरोजगार, निराश, टूटे हुए लोगों की, जिनके पास ना काम था, ना रास्ता, ना उम्मीद। और थेरियोल्ड उन्हें वो सुनाता जो सुनना चाहते थे। क्या सुनाता था? मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम स्पेशल हो, मेरे साथ आओ। यानी थेरियोल्ड को पहली बार महसूस हुआ कि वो लोगों का दिमाग कंट्रोल कर सकता है। इसी बीच अपनी बीवी ग्रेनियर के बारे में भी अफवाह उड़ानी उन्हें शुरू कर दी ताकि लोगों की सिंपैथी गेन कर सके। और फिर आता है विंटर कार्निवल 1976 क्यूबिक सिटी में। विंटर कार्निवल बर्फ में सजा मेला। थेरियोल्ड एक स्टॉल पे लकड़ी के मग बेच रहा था। एक लड़की आई, दाम पूछा, $10 का है, मगर तुम्हारी तरह खूबसूरत को 8 में। वो लड़की थी गिजेल ट्रेम्पले। 17 साल की उम्र में इसको माँ ने घर से निकाल दिया था, अब अकेली थी और आज पहली बार किसी ने उसे खूबसूरत कहा था। रात तक उसके साथ नाची। थेरियोल्ड ने उसको होटल में आने का न्योता दिया। उसने मना कर दिया, लेकिन नंबर दे दिया। झूठ नंबर 1, मुझे कैंसर है। थेरियोल्ड ने गिजेल को बताया कि उसे कैंसर है। ये पूरी तरह झूठ था। कभी कोई मेडिकल प्रूफ नहीं मिला, सिर्फ हमदर्दी का नाटक। गिजेल का उस टाइम पर एक बॉयफ्रेंड था, डेव। उसने शादी का प्रपोजल दिया। थेरियोल्ड ने अपनी बीमारी का ऐसा ड्रामा किया कि गिजेल ने डेव का प्रपोजल ठुकरा दिया। कुछ महीने बाद वो थेरियोल्ड के साथ रहने लगी और यहीं से थेरियोल्ड ने बाइबल खोली और कहता, औरत को पति के नीचे रहना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है। 1977 थेरियोल्ड सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च से जुड़ा। इस चर्च का बेसिक मैसेज था, दुनिया जल्द खत्म होने वाली है। थेरियोल्ड के लिए ये एक परफेक्ट फॉर्मूला था। उसने एक स्टॉप स्मोकिंग क्लिनिक खोला, दिखावे के लिए सिगरेट छुड़ाना, और असल में लोगों को डराने का अड्डा था। यहीं पे फ्रांसीन लफमे आई, ड्रग्स की एडिक्ट, टूट चुकी थी। थेरियोल्ड ने उसे नया नाम दिया, होगला यानी तीतर, और साथ ही 2 और औरतें और एक लड़का, 4 चेले उसके साथ जुड़ गए। फिर इन सबको ले गया अपने छोटे से घर में, जहां पहली बीवी गिजेल भी रहती थी। लाफमे का काम था थेरियोल्ड की मालिश करना, नहलाना, खाना बनाना और साथ ही बाकी फॉलोअर्स पे नजर रखना। सैवेज मसीहा की किताब कहती है कि लाफमे सबसे बड़ी अंधभक्त थी। चर्च ने उसे निकाला। चर्च को 2 चीजें पता चली। पहला, थेरियोल्ड खुद को भगवान का भेजा हुआ बता रहा था। दूसरा, बिना शादी 3 औरतों के साथ रह रहा था। और फिर फाइनली
क्लिनिक में एक ल्यूकीमिया की पेशेंट आई। थेरियोल्ड ने कहा कि ट्रेडिशनल तरीके से तुम्हारा इलाज करूंगा। इलाज के दौरान वो औरत मर गई। चर्च ने निकाला, पुलिस केस बना, थेरियोल्ड भागा, मगर उसे फर्क नहीं पड़ा। उसे जो चाहिए था सीख चुका था। अब दुनिया से दूर जंगल में अपनी खुद की दुनिया बसानी थी, जहां वो ही कानून हो। जंगल में एक छोटा सा नरक। पुलिस के डर से कैस्पे के जंगलों में घुस गया। 20 लोगों और 7 बच्चों के साथ बस्ती बसाई। सबको नए नाम दिए। खुद को मोजेस कहा, भगवान का भेजा हुआ। यहाँ औरतों को ब्रा पहनना मना था। सबको एक जैसे ढीले ढाले कपड़े पहनाए जाते थे। यहाँ उसने खुद की भविष्यवाणी निकाली। 17 फरवरी 1979 को दुनिया खत्म। सब इंतजार में लगे रहे। तारीख गुजरी, कुछ नहीं हुआ। थेरियोल्ड ने बोला, आसमान और जमीन की घड़ी अलग चलती है, थोड़ा वेट करो। और लोगों ने मान लिया। सारी औरतों की पुरानी शादियां रद्द करवा दी गई। सबको अपनी बीवी बोल दिया। गिजेल ने इस चीज का विरोध किया तो उसके बदले में उसे क्या मिला? चेहरे पे एक जोरदार घूंसा और 2 दिन कमरे में बंद। गिजेल ने उसे 2 और औरतों के साथ बिस्तर में देखा। भागने लगी तो उसका गला दबाया और बोला, मैं मोजेस हूँ, तेरा मालिक। मेरी बात ना मानी तो भगवान तुम्हारी जान ले लेगा। वो चीजें जो इस बस्ती में हुई, इंसानियत का सबसे गहरा घड़ा। जेल से छूटने के बाद, हाँ, एक बार पहले भी पकड़ा गया था। ओंटारियो के पास जंगल की जमीन खरीदी उसने। बस्ती का नया नाम रखा एंट हिल किड्स। बोला, हम सब चींटियां हैं, दिन रात एक साथ मेहनत करते हैं मेरे लिए। बेकरी और फल बेचने का काम लगवाया और जब पैसा आया तो दारू पीना शुरू किया। और नशे में जो हुआ, गेवीर का वाकया। 1980 में एक दिमागी तौर पर एक कमजोर आदमी गेवीर बस्ती में आया। थेरियोल्ड ने उसे बच्चों की देखभाल करने का काम दिया। 1 साल बाद थेरियोल्ड ने 2 साल के एक नन्हे से बच्चे का खतना किया अपने हाथों से और उसके मुंह में शराब डाली। ना दवाई दी, ना बेहोश किया। सीधी सादी बात है, बच्चा मर गया। गलती गेवीर पे डाल दी। अपना कंगारू कोट लगाया और सजा भी दे दी। क्या सजा थी? बिना बेहोश किए रेजर से गेवीर का एक अंडकोश निकलवाया गया। गेवीर भागा, पुलिस तक पहुंचा, छापा पड़ा, थेरियोल्ड गिरफ्तार। मगर उसके लोगों ने कहा, जो किया सही किया। जेल से भी फोन और चिट्ठियों से बस्ती चलाता रहा। जेल में ही अपनी आत्मकथा छपवाई और फिर छूट गया। छूटने के बाद बस्ती फिर बसाई। पैसा आया, दारू शुरू, और फिर एक फॉलोअर के 11 दांत प्लायर से खींचे, फिर उसके पैर हथौड़े से तोड़े, फिर इंसानी मल खाने पे मजबूर किया। एक गर्भवती औरत को सीने और पेट को वेल्डिंग मशीन से जलाया। किसी भी औरत के शरीर में अचानक चाकू घोंप देना, सर पे और प्राइवेट पार्ट्स पे कुल्हाड़ी चलाना, ये उसका रोज का काम बन गया था। बच्चों के साथ क्या हुआ? 1985 5 महीने के एक शीरखोर बच्चे को कड़की सर्दी में खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया। जब मरा तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहा, मिटा दिया। पुलिस ने फिर छापा मारा। 13 बच्चे मिले, रेस्क्यू हुए। बच्चों ने बताया, पिंजरों में रखता था, उनके सामने गलत हरकतें करता था, माँ के पास जाने नहीं देता था। बच्चे बचाए गए मगर बस्ती चलती रही। वो रात जब अपनी बीवी का पेट चीरा। 1988 बस्ती की एक औरत, उसकी बीवी की तबीयत खराब थी। कोई और होता तो हॉस्पिटल ले जाता। थेरियोल्ड ने फैसला किया, मैं खुद सर्जरी करूंगा। ना डिग्री, ना ट्रेनिंग, ना औजार, सिर्फ एक चाकू और शराब का नशा। टेबल पे लिटाया, एनेमिया दिया, फिर उस औरत के पेट में चाकू से लंबा चीरा लगाया, हाथ अंदर डाले, आंत का हिस्सा काट कर बाहर खींचा। पूरे वक्त वो औरत जाग रही थी, बेहोश किया ही नहीं था। अगले दिन मर गई, मौत के बाद की सनक। उसने उस औरत की लाश अपने बिस्तर पर रखी, उसके साथ कुकर्म किया, अगले दिन दफनाया और कुछ दिन बाद कब्र खुदवाई, लाश निकाली, खोपड़ी में ड्रिल से छेद किया और उस सुराख में अपनी हवस पूरी की। फिर उस कंकाल से एक पसली निकाली, चमड़े की थाली में डाल के गले में हार की तरह पहना। बची हड्डियां जैतून के तेल की शीशी में रखी। यूटा का पागल डॉक्टर 1988 में अमेरिका के यूटा गया। वहां एक सन की डॉक्टर मिला। थेरियोल्ड ने बताया कि मरी हुई बीवी उसके अंदर रहती है। डॉक्टर हंसा नहीं, पुलिस ने बुलाई, उल्टा ये कहा कि थेरियोल्ड प्रेग्नेंट है और बीवी उसी से पैदा होगी। रिवर्स बर्थ की थ्योरी दी। ये डॉक्टर कौन था, यह पहचान कभी कंफर्म नहीं हुई। रिवर्स बर्थ थ्योरी का कोई साइंटिफिक बेस नहीं था।
पूरी तरह दिमागी भ्रम था। वापस आकर लोगों को बताया जो औरत मरी या जो औरत मारी वो मुझे पैदा होगी। एक समारोह रखा, उस मुर्दा औरत से फिर शादी की। गैब्रियल जब दर्द ने दिमाग को चलाया। 1989 की रात, नशा और सामने गैब्रियल, वो भी बीवी। थेरियोल्ड के दिमाग में एक ख्याल आया। गैब्रियल का सीधा हाथ टेबल पे रखवाया, सबको पकड़ने को कहा। पहले हाथ में चाकू घोंपा, फिर गोश्त काटने वाली कुल्हाड़ी से हाथ अलग कर दिया। अगले दिन हाथ जलाया और कुछ दिन बाद इन्फेक्शन हुई तो लोहे की नेल गर्म करके घाव पे लगाई। और तब गैब्रियल का दिमाग खुला जब दर्द इस हद तक पहुंची कि बर्दाश्त नामुमकिन हो गई। कहीं जाके वो आवाज जागी जो सालों से छुपी थी, भाग यहाँ से। गैब्रियल भागी, पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने छापा मारा और थेरियोल्ड जंगल के बंकर में छिपा। बहुत मुश्किल से पकड़ा गया। इसी दौरान गिजेल भी भागी। ऑरेलिया पहुंची, गॉर्डन से मिली और पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ने दोनों का बयान लिया। इंसाफ आधा अधूरा। 1993 में थेरियोल्ड ने खुद सेकेंड डिग्री मर्डर एक्सेप्ट किया। मतलब मारने की नीयत थी मगर प्लानिंग नहीं थी, ये चाल थी। अगर ये मान लेता तो बाकी जुर्मों में ट्रायल ना चलता। उम्र भर की जेल मिली, 10 साल तक पैरोल का रास्ता बंद। 2011 जेल में एक दूसरे कैदी को थेरियोल्ड की पूरी कहानी जब पता चली, एक दिन वो उसकी सेल में घुसा, बाहर आया तो हाथ में चाकू था और थेरियोल्ड मरा पड़ा था। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दिमाग चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि थेरियोल्ड ने क्या क्या किया, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उसके लोग उसे छोड़ क्यों नहीं पाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्टॉकहोम सिंड्रोम की सबसे डरावनी मिसाल है। थेरियोल्ड ने लोगों को बाहरी दुनिया से एकदम काट दिया था। फोन नहीं, अखबार नहीं, किसी बाहरी इंसान से कांटेक्ट नहीं, सिर्फ थेरियोल्ड की आवाज, सिर्फ उसकी दुनिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत थी फ्रांसीन लाफ्लामे, वही जिसने उसकी किताब लिखी। लाफ्लामे ने थेरियोल्ड की हर करतूत को सही ठहराया। गैब्रियल का हाथ काटा, वो वही खड़ी थी, कुछ नहीं बोली और खुद भी नहीं बची। थेरियोल्ड ने एक बार उसको भी चाकू घोंपा, बाई कमर में 5 इंच गहरा। जानते हो इसके बाद उसने क्या किया? थेरियोल्ड से बोली, मेरे स्वामी, मैं आपकी सच्ची दासी हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। एक आदमी ने उसे चाकू मारा 5 इंच गहरा और जवाब में उसने प्यार का इजहार किया। आगे चल के लाफ्लामे और थेरियोल्ड का बच्चा भी हुआ। जब गिरफ्तारी हुई तो लाफ्लामे ने गवाही देने से इनकार किया। थेरियोल्ड जेल में था तो लाफ्लामे ने जेल के पास नानबाई खोली ताकि कांटेक्ट रहे। थेरियोल्ड जेल से चिट्ठियां लिखता, हुक्म देता और 2 सहेलियां हुक्म को पूरा करती। आखिरी दम तक बचाव किया। कहती रही पेट की बीमारी थी, शराब की लत थी, बचपन अच्छा नहीं था। और सुनिए वो लाइन जिसने मुझे सच्ची कहूं तो कुछ देर के लिए चुप कर दिया। जिस औरत को चाकू मारा, जिसके सामने दूसरी औरत की हत्या हुई, जिसके सामने बच्चों को पिंजरों में डाला गया, उसी लाफ्लामे ने अपनी किताब में लिखा, रॉच थेरियोल्ड कभी मेरा बाप था, कभी मेरा भाई, कभी मेरा बच्चा, कभी मेरा भगवान, कभी मेरा शैतान, मेरा साथी और मेरा आदमी। बाद में भी वो मेरा दोस्त ही रहा। दोस्त जिसने उसका पेट चीरा, जिसने उसके सामने लोगों के अंग काटे, वो दोस्त रहा। आखिरी बात, और ये जरूर सुनना, मैं आपको एक सवाल पूछ के छोड़ना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग बेवकूफ थे, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? लेकिन रुको, क्या आपने कभी किसी इंसान की बात बिना जांचे मान लिया? किसी ऐसे इंसान की जो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है मगर सबूत कुछ नहीं देता। कल्ट सिर्फ जंगल में नहीं होते, वो आपके फोन में भी हैं, सोशल मीडिया में, ग्रुप चैट्स में। जहां भी एक आवाज बाकी सब पे भारी पड़े और बाकी सब सोचना बंद कर दें, वही कल्ट है। रॉक थेरियोल्ड 2011 में जेल की सेल में एक चाकू से मारा गया, मगर उसका तरीका, उसका नुस्खा वो आज भी जिंदा है। अलग नाम से, अलग शहर में, अलग स्क्रीन पे, बस पहचान नहीं पाते। याद रखना, चींटियां अपने टीले के लिए जान देती हैं, उन्हें नहीं पता कि टीला किसके लिए बन रहा है। वो 20-25 लोग भी चींटियां थी। रॉक थेरियोल्ड का टीला बन रहा था और उन्हें पता भी नहीं चला। उस टीले में सब ने अपना लहू दिया और जो बैठा था ऊपर वो मुस्कुरा के देखता रहा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और कहानियां आप तक आएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।